नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट ब्रिजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार ये देखा जाता है कि हमारे लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर लोन कंपनियों से, बैंक एनबीएफसी से लोन ले लेते हैं दोस्तों, पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, उनकी जरूरत होती है तो वो लोन लेते हैं, लेकिन होता क्या है, कई बार आगे ये देखा जाता है कि किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण लोन के बोरोवर लोन की ईएमआईज को कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्ट करते हैं, लोन की ईएमआईज को नहीं भर पाते हैं। लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई एक जेन्युइन रीजन होता है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आ जाती है जो उनके कंट्रोल्ड में नहीं होती हैं, जिस रीजन की वजह से वो लोन की ईएमआईज को डिफॉल्ट करते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, व्यक्ति का जॉब लॉस हो गया, बिजनेस व्यापार में काफी भारी भरकम नुकसान हो रहा है दोस्तों, घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज आ गई है। इन कुछ कारणों की वजह से जो भी पैसे थोड़े बहुत आ रहे थे, वो सारे पैसे यहाँ वहां सब खर्च हो जा रहे थे। काम धंधा पूरी तरीके से बंद, एकदम ठप। बिजनेस व्यापार में कुछ भी फायदा नहीं, कोई भी प्रॉफिट नहीं, 1 रुपए की कमाई नहीं, बिल्कुल भी, सब कुछ खत्म। इन रीजन की वजह से लोन का बोरोवर लोन की ईएमआई को नहीं भर पा रहा है। अब ऐसे में होता क्या है, आगे चलकर बकाया राशि की रिकवरी और वसूली के लिए बैंक एनबीएफसी के बिहाफ पर काम करने वाले उनके थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर को कॉल किया जाता है। और वो भी 1-2 कॉल्स नहीं, दिन में 100 कॉल्स कॉल करके डराना, धमकाना, परेशान करना, हैरेसमेंट करना, एक मेंटल प्रेशर बनाना, और ये कहना कि भैया अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे खिलाफ में, तुम्हारे अगेंस्ट में क्रिमिनल केस फाइल करवा देंगे, तुम्हारे पर एफआईआर दर्ज करवा देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे अगेंस्ट में मनी रिकवरी सूट फाइल करवा देंगे। तुमने ईएमआईज को डिफॉल्ट किया है, तुम जानबूझकर लोन की ईएमआईज को नहीं भर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं बट फिर भी नहीं दे रहे हो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा मेडिकल प्रॉब्लम हो, जॉब लॉस हो, बिजनेस व्यापार में नुकसान हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप खाने के लिए मर जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें हमारी ईएमआई चाहिए, हमें हमारे पैसे चाहिए। आपने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट किया है, आपने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, अब आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से लोन रिकवरी एजेंट्स लोन के बोरोवर को डराते और धमकाते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि क्या सिर्फ लोन की ईएमआईज डिफॉल्ट करना ये एक अपराध है? क्या सिर्फ लोन की ईएमआईज नहीं भरोगे तो क्या आप जेल चले जाओगे? इस प्रकार का जो एक डर है ना, डर का माहौल लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर के बीच में लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा बनाया जा रहा है कि भैया लोन की ईएमआईज भर दो, नहीं तो 101% आपको जेल जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों के साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट भी साझा और शेयर करने वाला हूँ कि क्या सिर्फ लोन की ईएमआई नहीं भरना ये एक अपराध है? क्या ऐसे में आगे चलकर लोन के बोरोवर को जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि व्यक्ति सिर्फ ईएमआई नहीं भर रहा है? इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्या जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट क्या है, केस का टाइटल क्या है, केस का नाम क्या है दोस्तों, नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, केस का नाम है जॉली जॉर्ज बर्गिस एंड अनदर वर्सेस द बैंक ऑफ कोची। दोस्तों, इस मैटर में हुआ क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, उधारकर्ता लोन की बोरोवर ने द बैंक ऑफ कोची से कुछ लोन लिए थे और उस लोन की ईएमआई को उसने डिफॉल्ट किया, उसमें जो भी अमाउंट बाकी थी उसका भुगतान नहीं कर पाया। इसके पीछे उनकी कोई ना कोई जेन्युइन रीजन होगी, आर्थिक स्थिति, परिस्थिति खराब होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, इस वजह से वो पैसे हो सकता है नहीं दे पाए होंगे। अब ऐसे में बैंक एनबीएफसी ने, द बैंक ऑफ कोची ने उधारकर्ता लोन के बोरोवर के खिलाफ में, के अगेंस्ट में एक मनी रिकवरी सूट फाइल कर दिया, एक दीवानी का मुकदमा दर्ज करवा दिया सिविल न्यायालय में दोस्तों। ऐसे भी ये मामला चला, उसके बाद हुआ क्या, द बैंक ऑफ कोची इस केस को जीत जाता है कि भैया अब आपको तो पैसे देने ही पड़ेंगे, मैं तो केस जीत गया। अब ऐसे में दोस्तों, केस जीतने के बाद अब जो लोन का जो बोरोवर, जो डिफॉल्टर है, उसके अगेंस्ट में डिक्री पास हो जाती है। वो एक जजमेंट डेटर होगा इस केस में, उसके अगेंस्ट में डिक्री पास हो जाती है कि भैया अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो
ये सारी चीजें हो गई। डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या, अब डिग्री पास होने के बाद लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर ने जो भी अमाउंट का डिग्री पास हुआ रहेगा उसका पैसा वो नहीं दे पाए। अब ऐसे में बैंक ऑफ कोची ने, बैंक एनबीएफसीज ने डिग्री के एग्जीक्यूशन, निष्पादन के लिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल की भैया कि इस डिग्री का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अब ऐसे में डियर फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भैया इस फला इस उधारकर्ता को, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके सिविल प्रिजन में, सिविल जेल में भेज दिया जाए। दोस्तों, अब ऐसे में हुआ क्या, यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखते हैं, समझते हैं और ये कहते हैं कि व्यक्ति ने सिर्फ लोन नहीं भरा तो इसलिए जेल, लेकिन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को पहले ये जांच तो कर लेना चाहिए था कि ये जो व्यक्ति है, ये जो लोन का जो बोरोवर है, क्या इसने जानबूझकर पैसे नहीं दिए? क्या इसकी आर्थिक स्थिति, परिस्थिति खराब हो गई थी? क्या इसकी पेइंग कैपेसिटी थी? क्या पैसे देने की जो क्षमता थी, क्या इसकी थी? क्या ये सारी चीजों की एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने पहले जांच नहीं की, डायरेक्टली सीधे गिरफ्तारी का वारंट और सिविल न्यायालय, सिविल जेल भेजने का ऑर्डर पास कर दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट को लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर की स्थिति, परिस्थिति की जांच करवानी चाहिए थी। उनकी पेइंग कैपेसिटी को चेक करना चाहिए था कि क्या ये व्यक्ति पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये इस चीज की जांच करनी चाहिए थी। और दोस्तों, इस मामले में था क्या पता है, वो उधारकर्ता के पास कोई भी संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं थी। ये बात नोट करने वाली है। उस व्यक्ति के पास कोई भी चल अचल संपत्ति कुछ भी नहीं थी। थोड़ी बहुत कुछ अचल संपत्तियां थी, लेकिन उसकी कुर्की हो चुकी थी और उसके लिए कोर्ट रिसीवर भी अपॉइंट हो गए थे और उस प्रॉपर्टी को कोर्ट रिसीवर ने अपने कस्टडी में रखा था सुरक्षा के तौर पर। और उसके बाद उनके पास कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। और ये मामला दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन का था, ना कि सिक्योर्ड लोन का था। दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन का मामला था ये। तो यदि आपने क्रेडिट कार्ड्स लिया, आपने पर्सनल लोन लिया दोस्तों, तो ऐसे में ये जजमेंट आपके केस पर सटीक बैठेगा दोस्तों, डियर फ्रेंड्स। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया पहले व्यक्ति की जांच तो करनी चाहिए, उसकी पेइंग कैपेसिटी को चेक करना चाहिए कि वो व्यक्ति भर सकता है कि नहीं भर सकता है। कहीं वो व्यक्ति जानबूझकर पैसे तो नहीं दे रहा है। एक उसकी विलफुल डिफॉल्ट की स्थिति को चेक करना चाहिए। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, पैसे रहते बट फिर भी नहीं देते हैं। तो जेन्युइन डिफॉल्टर है कि विलफुल डिफॉल्टर, इसकी जांच करनी चाहिए थी। व्यक्ति से एफिडेविट लेना चाहिए था और यदि व्यक्ति ने एफिडेविट दिया है तो उसकी जांच करवानी चाहिए थी। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद ही उधारकर्ता के खिलाफ में अगेंस्ट में गिरफ्तारी का वारंट और सिविल न्यायालय भेजने का ऑर्डर किया जाना चाहिए था। लेकिन इस मामले में एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने ऐसा कोई जांच नहीं किया। व्यक्ति के पास ना तो कोई प्रॉपर्टी थी, व्यक्ति की पेइंग कैपेसिटी जीरो थी, उसकी क्षमता थी ही नहीं पैसे दे पाने की। इन सारी चीजों की जांच नहीं की गई एग्जीक्यूटिव कोर्ट के द्वारा, डायरेक्टली सीधे डिग्री पास कर दी गई। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो आपने डिग्री पास की, ये डिग्री वैध नहीं है, ठीक है, ये लीगल नहीं है। ऐसे में इस मामले की दोबारा वापस से जांच होनी चाहिए। तो पहले जांच करिए कि व्यक्ति की पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है, व्यक्ति जेन्युइन डिफॉल्टर है कि विलफुल डिफॉल्टर। ये सब सारी चीजों को देखिए। सिर्फ ईएमआई नहीं भरना, लोन की ईएमआई नहीं भरना, डिफॉल्ट कर देना, इसके लिए ऐसा कुछ जेल का प्रावधान नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली सीधे जेल नहीं भेजना चाहिए। सीपीसी, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के अंदर सिविल प्रिजन, जेल भेजने का वारंट का प्रावधान है, लेकिन नियम, कानून, प्रोसेस, फेयर, जस्टिस, इन सारी चीजों को देखते हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ में वारंट या फिर जेल भेजने की प्रक्रिया करनी चाहिए। लेकिन पहले जांच तो कर लो। व्यक्ति के पास तो कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं और व्यक्ति जेन्युइन डिफॉल्टर है। ये सारी चीजों को देखिए पहले। अगर ऐसा कुछ है तो व्यक्ति को जेल भेजने की जरूरत नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट इस मामले में कह दिया दोस्तों। तो यहां से एक चीज सिद्ध हो जाती है कि यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति नहीं है दोस्तों, आपके पास 1 रुपया देने के लिए नहीं है, आप एकदम जीरो नील हो चुके हैं, तो दोस्तों उसके बाद यदि आप ईएमआई नहीं भर पा रहे, लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में यदि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में मनी रिकवरी सूट फाइल हुआ है, दीवानी मुकदमा दर्ज हुआ है,
और ऐसे में यदि आप केस हार जाते हैं तो दोस्तों डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मामले में आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो आपकी केस पर सटीक बैठेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, कोई चल अचल कोई संपत्ति आपके पास नहीं है दोस्तों, तो ऐसे में सिर्फ ईएमआई या फिर लोन न भरने की वजह से आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कई बार मैंने मेरे बहुत से वीडियोस में यह भी बताया है कि जेन्युइन तरीके से यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो ऐसे में आपके ऊपर दोस्तों क्रिमिनल केस, आपराधिक मुकदमे भी दर्ज नहीं हो सकते, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता दोस्तों। यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, आपकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति खराब है तो कोई भी बैंक एनबीएफसीज या फिर जो भी उनके लीगल टीम वाले हैं वो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते दोस्तों। बीएनएस की धारा 318, 316 चीटिंग एंड फ्रॉड का ये सब कोई मुकदमा नहीं करवा सकते हैं। यदि व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर है, जानबूझकर पैसे नहीं दे रहा है, उसकी पेइंग कैपेसिटी है और ऐसे में पैसे नहीं दे रहा है, तो ऐसे में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक अपराध है। ऐसे में बैंक एनबीएफसीज लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर के खिलाफ में बीएनएस की धारा 318, 316 के तहत केस मुकदमा एफआईआर दर्ज करवा सकती है दोस्तों। इसलिए कभी भी विलफुल डिफॉल्टर बिल्कुल ना बने। पैसे हैं तो लोन कंपनियों को पैसे दे दीजिए दोस्तों, ये जनता का पैसा, पब्लिक मनी है दोस्तों। तो जनता के पैसे लेकर खा जाना, रिटर्न लौटाना ना, ये अपने आप में एक अपराध है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। यदि आर्थिक स्थिति परिस्थिति खराब है तो लोन कंपनी से बातचीत करिए, अपनी समस्याओं को बताइए दोस्तों और कोशिश करिए, पैसे नहीं है जो भी आपके पास उतना बताइए और सेटलमेंट करने की पूरी कोशिश करिए दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 का मामला। इस मामले में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि भैया लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है। तो यहां पे इस जजमेंट से भी क्लियर हो गया है कि भैया यदि आर्थिक स्थिति परिस्थिति खराब है, जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं किया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैंक एनबीएफसीज और सभी को कहा कि भैया यदि मामला सिविल का है, सिविल डिस्प्यूट का मामला है, तो इसे क्रिमिनल का कलर नहीं दिया जाना चाहिए। और ये सारी चीजें दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो आपके ऊपर सिविल वाद दर्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्रिमिनल कलर नहीं दिया जाना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सतीश चंद्र रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 के मामले में क्लियर कट कहा था दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, पूरा घुमा फिरा के मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप विलफुल डिफॉल्टर ना बने। जानबूझकर पैसे हैं तो ऐसा मत करिए कि नहीं देना है। बिल्कुल देखिए, पैसे हैं तो पैसे देना है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इस बात को नोट कर लीजिए। तो मैंने जो आपको केस बताया जॉली जॉर्ज वर्गीस वर्सेस द बैंक ऑफ कोची, इस मामले में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि भैया व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी संपत्ति कुछ भी नहीं है, व्यक्ति जेन्युइन डिफॉल्टर है, तो ऐसे में इस व्यक्ति को जेल भेजना गलत है, सिविल प्रिजन में भेजना गलत है, ठीक है। तो मामले की दोबारा वापस से जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव कोर्ट को कहा, उनको ये कहा कि भैया इनको जेल नहीं भेजा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि स्थिति परिस्थिति कितनी भी खराब हो जाए, ठीक है, डरिए घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा और आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ठीक है, जब तक कि आप विलफुल डिफॉल्टर सिद्ध नहीं होते हैं दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए और कोशिश करिए कि आपके इस लोन डिफॉल्ट के संबंध में यदि कोई भी लीगल नोटिस आती है, चाहे वो सेक्शन 25 की हो, 138 की हो, आर्बिट्रेशन की हो, लोन रिकॉल की नोटिस हो, लीगल डिमांड नोटिस हो, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने की कोई नोटिस हो, दोस्तों हर एक नोटिस को सीरियस लीजिए और हर एक नोटिस में अपना रिप्लाई जवाब फाइल करवाइए मजबूती से। आपकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति के बारे में लोन कंपनी को अवगत करवाइए और पैसे नहीं है तो एटलीस्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करिए दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे आप याद करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।